नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 4 और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 और विषय इतिहास के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मात्र 57 दिनों के अंदर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हुए। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। और दोस्तों, आगे भी आप इस चैनल पर इस प्रकार से प्यार देते रहें। और जो मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं और सबसे अच्छी कर रहा हूं, यूट्यूब के इतिहास में आपको कक्षा 12 के इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर मॉडल पेपर दे रहा हूं और इतनी अच्छी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और 10 के सब्सक्राइब होने के बाद दोस्तों, मैं कक्षा 12 वालों के विशेष घोषणा यह करना चाहूँगा कि 10 के सब्सक्राइब पूरे होते ही आपके इस चैनल पर बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इस चैनल पर राजस्थान जीके की क्लासें मिलेगी। संपूर्ण राजस्थान जीके हल करवाया जाएगा। दोस्तों, महान विशेषज्ञों द्वारा इस चैनल पर मैं करवाऊँगा। उसके बाद दोस्तों, आपको हिंदी व्याकरण की क्लासें इस पर होगी, रीजनिंग की क्लासें इस पर होगी। इसी के साथ ही संपूर्ण बीएसटीसी की जो जानकारी है, संपूर्ण बीएसटीसी संबंधित जानकारी है, कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से हमें आगे बीएसटीसी के अंदर जाना है, बीएसटीसी क्या होती है, बीएसटीसी करने से क्या फ़ायदा है, इसकी संपूर्ण जानकारी अगले रविवार को पहला एपिसोड इस पर अपलोड होगा। तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। आपकी काम की चीज़ें मैं इस पर अपलोड करूँगा। आप हमारे इस चैनल पर प्यार इसी तरह बनाए रखें। और 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आपके लिए मात्र 25 दिन बचे हैं, तो इसके लिए आप जी जान से मेहनत करिए मेरे साथ। और आपके जो यह इतिहास की संपूर्ण डेस्क वर्क, इस पर मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ये हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य को भी डालूंगा। चलिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी एक दिन शोर मचाने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ बिना टाइम खराब करिए। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प का चयन लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले, लेकिन मैंने सीधे ही इसको आंसर के रूप में बता दिया, लेकिन आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा इसलिए, ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती है वो प्रसिद्ध थी। दोस्तों, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी, तो इसका आंसर होगा जो चहुंदड़ो थे। दोस्तों, चहुंदड़ो मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में सबसे पहले ढाले एवं प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? आद कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आद कहलाते थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तीसरा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? जो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृतिक भाषा में, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथा प्रश्न है, वर्तमान महाभारत में श्लोक कितने हैं? वर्तमान महाभारत के अंदर श्लोक पूछ रहे हैं, तो कितने हैं दोस्तों? 1 लाख से अधिक वर्तमान महाभारत के अंदर श्लोक है। कितने? 1 लाख से अधिक। 5वां प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विभाग के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8 प्रकारों को। कितने प्रकारों को? 8 प्रकारों को क्या देते हैं? अपनी स्वीकृति देते हैं। विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, रिहल्ला के लेखक कौन था? रिहल्ला दोस्तों, उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। ये प्रश्न मेरे हिसाब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसे आप मोस्ट मानिए और एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, रिहल्ला के लेखक कौन थे। दोस्तों, अधिकतर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से क्या पूछे जाते हैं? बोर्ड के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो द्विवार्षिक आपकी परीक्षा थी, उसका संपूर्ण पेपर इस चैनल पर डाला गया है, तो वह भी एक बार ज़रूर देख लेना आप। इससे आपको अच्छे प्रश्नों की फ़ायदा होगा पढ़ने से दोस्तों। और एग्ज़ाम के हूबहू प्रश्न आपके हाफ ईयरली से सीधे बोर्ड के अंदर आते हैं, उन्हें ज़रूर देखना दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर बनवाया। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनाया दोस्तों? चोल राजाओं ने बनाया। किसने बनाया? चोल राजाओं ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक शिव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की दोस्तों? कर्नल कॉलिंग मैंकेज जी। कौन दोस्तों? कर्नल कॉलिंग मैंकेज जी ने हम्पी के जो भग्नावशेष है उनकी खोज की
थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू कब किया गया दोस्तों? सन 1793 के अंदर किया गया। कब? 1793 के अंदर किया गया दोस्तों। ये भी आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, धनी किसानों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वह शब्द कौन सा है दोस्तों? धनी किसानों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जो होता था वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है दोस्तों जोतदार। धनी किसानों को क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? कब बनाया गया दोस्तों? 1911 के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? 1911 में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत दोस्तों जनवरी 2015 के अंदर आते हैं। कब आते हैं? जनवरी 2015 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ, दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है दोस्तों, सड़कों तथा गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। दोस्तों सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। नेक्स्ट दूसरा है, महमूद सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण 1017 ईस्वी में किया गया था। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया दोस्तों? 1017 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। राजा शब्द का प्रयोग दोस्तों अक्सर किसके लिए किया जाता था? जो शक्तिशाली जमींदार थे उनके लिए किया जाता था। नेक्स्ट चौथा है, फ्रांसवा शिस्टन सीतापुर के देसी ईसाई इंस्पेक्टर थे। कौन दोस्तों फ्रांसवा शिस्टन थे? वो किसके? सीतापुर के देसी ईसाई इंस्पेक्टर थे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं पांचों प्रश्न की। पांचों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। किस राज की दोस्तों? अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरा प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए दोस्तों। तो एक पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित दो प्रमुख संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। कौन सी दोस्तों? मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित दो प्रमुख संरचनाओं का उल्लेख करना है। तो पहली थी दोस्तों आपकी माल गोदाम। क्या दोस्तों? माल गोदाम। और दूसरी संरचना थी विशाल सेनागार। क्या थी? विशाल सेनागार। दूसरा प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं दो आदर्श कार्यों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों क्षत्रिय थे, उनके दो आदर्श कार्य क्या थे उनको बताना। पहला था दोस्तों युद्ध करना। जो क्षत्रिय लोगों का पहला कार्य था कि युद्ध करना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट बात करता हूँ तीसरा प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, वंश से क्या आशय है, यानी वंश से क्या आशय है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित रूप से में एक ही वंश के माने जाते हैं। दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ये इसका है राइट आंसर। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न की। चौथा है, कौरवों और पांडवों का संबंध किस वंश से था? दोस्तों कौरव और पांडु थे, उनका संबंध किस वंश से था? दोस्तों उनका संबंध था कुरु वंश से। किससे था दोस्तों? कुरु वंश से उनका संबंध था। किससे था दोस्तों? कुरु वंश से इसका संबंध था। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ पांचों प्रश्न की। पांचों प्रश्न है कि अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ होता है? अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में होता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, कहाँ होता है? ख्वारिज्म में होता है। और होता कब है? 973 ईस्वी में होता है। छठा प्रश्न है, अब्दुल रजाक ने किस शहर के मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था? दोस्तों अब्दुल रजाक ने किस शहर के मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था? इसका आंसर है दोस्तों मंगलौर शहर से 9 मील के भीतर स्थित मंदिर के शिल्प और कारीगरी को क्या बताया दोस्तों? अद्भुत बताया। उनकी कारीगरी को क्या बताया? अद्भुत बताया। मंगलौर शहर से 9 मील के भीतर स्थित जो दोस्तों आपका मंगलौर शहर था, उस मंगलौर शहर से 9 मील के भीतर जो स्थित मंदिर थे उनको अब्दुल रजाक ने शिल्प और कारीगरी की दृष्टि से अद्भुत बताया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम आलवार स्त्री भक्त का नाम लिखिए।
तो इसका आंसर है क्या दोस्तों, अंडाल। क्या था, अंडाल। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छा प्रश्न मानिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम आलवार स्त्री भक्त का नाम है दोस्तों अंडाल। क्या है, अंडाल इसका नाम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन गुणों किन मुख्य वर्गों में बांटते हैं। इस धर्म के इतिहासकार जो है भक्ति परंपरा को किन मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है सगुण, जो दोस्तों सगुण वर्ग, और दूसरा है निर्गुण वर्ग। ठीक है ना, सगुण मतलब विशेष सहित, और निर्गुण यानी विशेषण रहित। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है, जोतदारों की जमीन का काफी बड़ा भाग किनके द्वारा जोता जाता था। जोतदारों की जमीन का काफी बड़ा भाग किनके द्वारा जोता जाता था। तो इसका आंसर है बटाईदारों के द्वारा। किसके, बंटाईदारों के द्वारा जोता जाता था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे। पहाड़िया लोग दोस्तों झूम खेती करते थे। किस प्रकार की खेती करते थे, झूम खेती करते थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वां प्रश्न है, अवध की रियासत को किस सन में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है 1857 के अंदर जो अवध को है औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया था। नेक्स्ट मैं 12वें प्रश्न की बात करता हूँ। 12वां प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान किससे साम्राज्यों ने ले लिया था। तो इसका आंसर है जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया था। ठीक है ना, ये 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपका, हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषता बतानी है। तो पे दोस्तों हड़प्पाकालीन कृषि जो प्रौद्योगिकी की दो विशेषताएं ये है दोस्तों। पहली है, खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाकालीन जो कृषि प्रौद्योगिकी थी दोस्तों, उसके अंदर खेत जोतने के लिए क्या किया जाता था, पहले बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में क्या करते हैं, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं वर्तमान में। ठीक है ना, तो ये आपको पता ही होगा। तो उस समय खेत जोतने के लिए बैलों प्लस हलों का प्रयोग किया जाता था। और दूसरा है, हड़प्पा निवासी लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। दोस्तों वर्तमान में जो औजार है वो अधिकतर लोहे के बने हुए हैं। तो पुरानी टाइम में जो हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो किस प्रकार के लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवा प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसका आंसर है दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह आधुनिक बिहार में स्थित राजगीर थी। राजगाह का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों राजाओं का घर। क्या है, राजाओं का घर। इसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों के बीच बसा राजसा एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। ये गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर स्थित है। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करता हूँ छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। स्पष्ट कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दोस्तों, मैं इस पर स्टार लगाना चाहूँगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। महाभारत को, इसका आंसर है दोस्तों महाभारत यानी भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र आदि मोक्ष शास्त्र कहा गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों आपके सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, विदेशी यात्रियों की कौन सी बात उनके यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों, पूर्ण रूप से भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक दोस्तों पूर्ण रूप से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ये विदेशी यात्री दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में उल्लेखित करने योग्य नहीं थे। दृष्टिकोण में यही भिन्नता ही उनके यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती थी। दोस्तों आपका ये प्रश्न था कि विदेशी यात्रियों की कौन सी बात उनके यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती थी। तो इसका आंसर है कि पूर्ण रूप से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये विदेशी यात्री दैनिक गतिविधियां तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में उल्लेखित करने योग्य नहीं थे। दृष्टिकोण में ये भिन्नता ही उनके यात्रा वृत्तांत को अधिक रोचक बनाती थी। ये दोस्तों आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि अपनी श्रेणी के अन्य यात्रियों से इब्न बतूता किन बातों में अलग था। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है इब्न बतूता यात्राओं में प्राप्त अनुभव को अपनी जानकारी और
का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्रा करने का बड़ा शौक था और उसने नए नए देशों तथा लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक की यात्रा की। 1332-33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पूर्व वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा नवा प्रश्न है कि तांत्रिक पूजा पद्धति की विशेषता बताइए। तांत्रिक पूजा पद्धति की विशेषता बतानी है तो इसकी दोस्तों पहली विशेषता है अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। दूसरा है दोस्तों इसमें इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही साथ हो सकते थे। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। दोस्तों तांत्रिक जो हमारी प्रणाली थी इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। तीसरा है कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। कर्मकांडीय जो संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। चौथा है इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी शामिल किया। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में पहले भी उदित शक्तिशाली राज्यों का उल्लेख कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में पहले भी उदित शक्तिशाली साम्राज्यों का उल्लेख करना है तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसका आंसर है विजयनगर साम्राज्य के कई भागों में पहले भी शक्तिशाली राज्यों का उदय हो चुका था। जैसे तमिलनाडु में चोलों तथा कर्नाटक में होयसलों का। इन शासकों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेलूर के चनकेशव मंदिर जैसे विशाल मंदिरों का संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट आपके छोटा प्रश्न बन सकता है। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और उन्हें चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है लोटस कमल महल का परिचय देना है। क्या दोस्तों? लोटस कमल महल का प्रयोग जो हमारा संक्षिप्त में क्या देना है, परिचय देना है। लोटस महल विजयनगर के राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों में से एक है। दोस्तों लोटस महल आपके छोटा प्रश्न बन सकता है कि कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि लोटस महल है जो कहाँ है, विजयनगर के राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसे ये नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी यात्रियों ने दिया था। दोस्तों लोटस महल का नाम किसने दिया था? अंग्रेजी यात्रियों ने दिया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद मैकेंजी जी द्वारा बनाए गए मानचित्र में ये संकेत मिलता है कि लोटस महल एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से भेंट करता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है भाड़ा पत्र क्या था। क्या दोस्तों? भाड़ा पत्र क्या था? तो इसका आंसर है जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था। दोस्तों जब किसान ऋणदाताओं का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो वह अपना सर्वस्व उसे दे चुका होता था, लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था। लेकिन वह ऋणदाता से जमीन, पशु या गाड़ी किराए पर लेता था। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र यानी किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा होता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। भाड़ा पत्र को आप समझ चुके होंगे क्या है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न मेरठ में विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले के फाटक पर कब पहुंचा? बहादुर शाह ने मुलाकात कर विद्रोह पर क्या प्रभाव बहादुर शाह का मुलाकात का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है मेरठ से विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले के फाटक पर 11 मई 1857 को पहुंचा। कब पहुंचा दोस्तों? 11 मई 1857 को पहुंचा। किले में घुसे इन सैनिकों ने मांग की कि सम्राट बहादुर शाह उनका नेतृत्व करे। बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता प्राप्त कर ली, क्योंकि अब इसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों 14 प्रश्न है 1857 की क्रांति के परिणामों पर एक टिप्पणी लिखी है। तो इसका आंसर है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 1857 ईस्वी से ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों की दमनात्मक नीति से भारतवासियों से तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में इस क्रांति का सबसे बड़ा योगदान रहा और इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों ये इसका परिणाम रहा, आपके सामने मैंने रख दिया। और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के परिणामों पर निबंध लिखिए। बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेना।
नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में भवन निर्माण के लिए यूरोपीय शैली को किस कारण चुना? तर्क सहित लिखिए। दोस्तों इसका आंसर है, इसमें एक अनजान देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में घर जैसा अनुभव करने की चाहत थी। दोस्तों अंग्रेजों के भारत भवन निर्माण के लिए यूरोपीय शैली का किस कारण चुना? तो इसके कारण बताना है दोस्तों इसमें एक अनजान देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में घर जैसा अनुभव करने की चाहत थी। दूसरा है, अंग्रेजों को लगता था यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। और नेक्स्ट तीसरा है, वह सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक शासकों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों तो इसका आंसर है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गौ रक्षा संघ स्थापित किए। उन्होंने समाज में फैली शोषण व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कार्य किए। चरखा और खादी उनके आर्थिक तंत्र के मुख्य आधार थे। उन्होंने दलितों उद्धार, शराबबंदी, नारी सशक्तिकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और एग्जाम की दृष्टि से गांधी जी के रचनात्मक कार्य पूछे जा सकते हैं, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है कि आपका हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन करना है तो इसका आंसर है दोस्तों, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीका, पहला तरीका है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे। वह मछली का भी सेवन करते थे। दूसरा है, वह गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि अनाजों का सेवन भी करते थे। नेक्स्ट तीसरा है, वह भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर के मांस का भी सेवन करते थे। कौन दोस्तों? वह भेड़ के, बकरी के, भैंस और सूअर के मांस का भी सेवन करते थे। चौथा है, जंगली जानवरों जैसे वरहा यानी सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियों मिलने से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासी इन जानवरों का मांस भी खाते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अथवा के अंदर जो 17वां प्रश्न था उसके बारे में चर्चा करते हैं। अथवा के अंदर 17वां प्रश्न था कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान पुरातत्वविदों द्वारा किस प्रकार की जाती थी? इसका दोस्तों राइट आंसर है, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान। दोस्तों पहला है, इसके अंदर शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद प्राय निम्नलिखित वस्तुओं को ढूंढते थे। पहले दोस्तों, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, ऐसक जैसा कच्चा माल, औजार, अर्पण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। ये दोस्तों उसके पहचान के लिए पुरातत्वविद पहले इन वस्तुओं को ढूंढते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा है, कूड़ा करकट शिल्प कार्य स्थल की सबसे अच्छी संकेतों में से एक है। दोस्तों कूड़ा करकट है वो शिल्प कार्य स्थल की सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। तीसरा है, कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अतः ये बड़े बेकार टुकड़े ये प्रकट करते हैं कि ये स्थल शिल्प उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वें प्रश्न के। 18वां प्रश्न है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रयोग व्यक्ति राजा कहलाता था। दोस्तों अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। नेक्स्ट दूसरा है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की दोस्तों एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट तीसरा है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों में शासकों तथा अन्य लोगों के लिए नियम निर्धारित किए गए और ये अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासक किस वर्ग से होंगे दोस्तों? क्षत्रिय वर्ग से शासक होंगे। नेक्स्ट हमारा जो जिसका चौथा है पॉइंट है कि किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना शासक का कर्तव्य माना जाता था। किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना शासक का कर्तव्य माना जाता था। नेक्स्ट पांचवा है, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी एक वैध उपाय माना जाता था। दोस्तों पड़ोसी राज्यों पर क्या करना? आक्रमण कर धन इकट्ठा करना भी एक वैध उपाय माना जाता
था। छठा है धीरे धीरे कुछ दोस्तों धीरे, यहाँ पर भी धीरे हैं, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपना स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र संगठित कर लिया था। ये दोस्तों इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें के अंदर 8वां का प्रश्न था, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि इतिहासकारों द्वारा सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करना। कैसे दोस्तों, पहला है दोस्तों, इतिहासकार अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों आदि विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं और तथा उनकी सहायता से सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। किस प्रकार दोस्तों, इतिहासकार अभिलेखों तथा सिक्कों, चित्रों आदि विषय विभिन्न जो प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तथा उनकी सहायता से सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरा है दोस्तों कि इतिहासकार ग्रंथों से उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में कृषक बस्तियों और दक्कन तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाही बस्तियों का पता चलता है। तो तीसरा है पुरातात्विक स्रोतों से मध्य दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नवीन तरीके भी ज्ञात हुए। कुछ शवों के साथ लोहे के औजार और हथियार भी दफनाए जाते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्राकृत भाषाएं जन सामान्य की भाषाएं होती थी। दोस्तों प्राकृतिक जो भाषाएं थी, प्राकृतिक भाषा जन सामान्य की भाषा थी। नेक्स्ट पांचवा है, जातक कथाओं से पता चलता है कि राजा तथा ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे। राजा तथा ग्रामीण प्रजा के बीच जो संबंध थे, आपसी संबंध वो तनावपूर्ण रहते थे। लोग अत्याचारों से बचने के लिए अपने घर छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। दोस्तों कितने संकट में लोग थे, फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट है छठा पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन, खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। सातवां दमनात्मक अभिलेखों से जो दोस्तों दानात्मक अभिलेख थे, क्या दोस्तों, दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले शिल्पकारों, उत्पादकों और व्यापारियों के संघों यानी श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती हैं। ये दोस्तों आपका 18वां प्रश्न कंप्लीट। 19वां प्रश्न दोस्तों है, हम्पी की खोज एवं प्रगति पर संक्षेप में लिखना है। हम्पी की खोज और प्रगति के पर संक्षेप में लिखना है। दोस्तों इसके अंदर सन 1800 ईस्वी में कॉलोनी मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। हम्पी की खोज किसने थी दोस्तों, सन 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। ये आपका छोटा प्रश्न बन सकता है, इसे ध्यान रखना। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया और उनकी प्रारंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उनकी जो प्रारंभिक जानकारियां हैं विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने शुरू किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन करने में सफल हुए। कालांतर में दोस्तों 1856 में जो छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने शुरू किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन करने में सफल हुए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है कि 1836 ईस्वी से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से अनेक अभिलेखों का संग्रह करना शुरू कर दिया था और इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल तथा संस्कृत में लिखे गए साहित्यों से मिलान किया ताकि हम्पी तथा विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल पर के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। दोस्तों कब, 1896 में हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के अंदर दोस्तों शामिल किया गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना और दोस्तों आप इसको भी ध्यान में रखना। किसको दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महत्व हम्पी को कब मिलता है, 1976 में और 1986 के अंदर हड़प्पा को विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा इस सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट दोस्तों 8वां का प्रश्न है हमारा, 19वां 8वां का प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण किया जाता था। विजयनगर की दोस्तों जो हमारी
विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण किया जाता था या पूर्ण किया जाता था। तो इसकी आंसर है दोस्तों, विजयनगर की जल आपूर्ति की पूर्ति किस प्रकार होती थी। पहला है दोस्तों, विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से होती थी। किससे दोस्तों, विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से होती थी। यह नदी उत्तर पूर्व स्थित में बहती है। आसपास की पहाड़ियों में कई नदी जल में मिलती है, धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है इसके अंदर कि लगभग सभी जल धाराओं के साथ साथ करण भिन्न आकारों के हौज बनाए जाते थे। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय कमलपुरम था। दोस्तों यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो जलाशय कौन सा था दोस्तों, कमलपुरम था। और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सिंचा जाता था, बल्कि इससे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। ये दोस्तों इसके बारे में बताया गया था। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय था कमलपुरम। कौन सा दोस्तों, कमलपुरम, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है कि हीरिया नहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना थी। कौन सी दोस्तों, हीरिया नहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना थी। और इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र में शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई करने में प्रयुक्त किया जाता था। कौन सी नहर से दोस्तों, हीरिया नहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा चौथा है, सामान्य नगर निवासियों के लिए कुएं, वर्षा के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय जल के स्रोतों का कार्य करते थे। ये दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर है। और नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है कि ब्लैक टाउन से क्या आशय है। क्या दोस्तों, ब्लैक टाउन से क्या आशय है, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका दोस्तों ब्लैक टाउन यानी ब्लैक टाउन से आशय है भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगारों की बस्ती था। अंग्रेजों की दृष्टि में विशेषताएं दोस्तों, ब्लैक टाउन क्या होता था दोस्तों, ब्लैक टाउन से आशय भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगारों की बस्ती से था, ठीक है ना। अंग्रेजों के दृष्टिकोण में विशेषता, पहली विशेषता है दोस्तों, भारतीयों की बस्ती ब्लैक टाउन कहलाती थी। भारतीयों की जो बस्ती थी वो ब्लैक टाउन कहलाती थी। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों, ब्लैक टाउन घने और बेतरतीब ढंग से बसे हुए थे। दोस्तों ब्लैक टाउन से वो घने और बेतरतीब ढंग से बसे हुए थे। तीसरा है, ये अराजकता और हो हल्ला के केंद्र थे तथा गंदगी और बीमारी के स्रोत भी थे। चौथा इसके अंदर है, अंग्रेजों ने यहाँ सफाई और स्वच्छता के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। पांचवा है, ब्लैक टाउन में मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए। नेक्स्ट है, छठा, शहरों के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंता द्वीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था और वासरमैनपेट में रंगसाज तथा धोबी रहते थे। ये दोस्तों दो इलाके थे यहाँ के, ठीक है ना। और ब्लैक टाउन के बारे में आपने दोस्तों ये संपूर्ण जाना। ठीक ठाक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। दोस्तों इसका आंसर है, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में खुद को निम्न प्रकार से स्थापित किया। पहला पॉइंट है दोस्तों, मद्रास में दुबास लोग एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज तथा अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। दूसरा है, 18वीं शताब्दी तक मद्रास, बम्बई और कलकत्ता महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी कारीगर अलग बस्तियों में रहते थे। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों ने भी बम्बई में सूती कपड़ा मिलें स्थापित की। सूती कपड़ों की मिलें स्थापित कर दी थी दोस्तों 1850 के बाद। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट की। तीसरा है, भारतीय व्यापारी कंपनी के व्यापार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा भारतीय व्यापारी थे वो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बम्बई में रहने वाले व्यापारी चीन को जाने वाली अफीम के व्यापार में हिस्सेदार थे। उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, सिंध तथा राजस्थान जैसे अफीम उत्पादक इलाकों को जोड़ने में सहायता दी। भारतीय व्यापारियों में सभी सामुदायिक पारसी, मारवाड़ी, यहूदी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए और बोहरा आदि शामिल थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, कर्नाटक के वीर शैव परंपरा पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखना है। कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है इसके बारे में बताना है। इसका आंसर है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवान नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन शुरू होता है। दोस्तों कर्नाटक के अंदर एक नवीन आंदोलन का शुरुआत किसके नेतृत्व में होता है, बासवान के नेतृत्व में हुआ। और बासवान प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। दोस्तों बासवान ने प्रारंभ में किस मत को माना, जैन मत को माना। किस मत को, ये जैन मत को माना।
और चालुक्य शासकों के दरबार के ये मंत्री थे। जो बासवान थे वो किस शासकों के मंत्री थे दोस्तों? चालुक्य शासक के दरबार के ये मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव के वीर अथवा लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए थे। वीर शैवों तथा लिंगायतों के धार्मिक सिद्धांत यानी वीर शैवों अथवा लिंगायतों के धार्मिक सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है लिंगायत शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। दोस्तों लिंगायत है वो शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक छोटे लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों लिंगायत शिव की उपासना दोस्तों लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक छोटे लिंग का धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा है लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायतों का दोस्तों क्या विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात जो भक्त है वो शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः वापस नहीं लौटेंगे। तीसरा है वह धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों वह धर्मशास्त्र में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार है उसका पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों का विधि पूर्वक दफनाते हैं। दोस्तों अपने मृतकों को किस प्रकार विधि पूर्वक दफनाते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है लिंगायत जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं। लिंगायत है वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने जाति प्रथा तथा कुछ समुदायों से दूषित होने की ब्राह्मणीय उदाहरणों का विरोध किया। पांचवा पॉइंट है दोस्तों उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी संदेह प्रकट किया और इन सब कारणों में ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों का गौण स्थान मिला था वह लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। नेक्स्ट छठा है लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत आचारों और वैश्यक विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान दी। दोस्तों एक तो है ना वैश्यक विवाह और जो विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दी। नेक्स्ट हमारा सातवां है वीर शैव धर्म ने मानव मात्र की संपन्नता पर बल दिया। वीर शैव धर्म ने मानव मात्रा की समानता पर बल दिया। दोस्तों वीर शैव धर्म ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। किस पर? मानव जो मात्र है उनकी समानता पर बल दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस 21वां प्रश्न अथवा का प्रश्न था सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों तो इसका आंसर है सूफी परंपरा के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोत। पहला है दोस्तों असफ उल महजूब। इस पुस्तक की रचना अल बिन उस्मान हुजवीरी ने की और इससे सूफी विचारों और आचारों के बारे में जानकारी मिलती है और इससे इतिहासकारों को ये जानने को सहायता मिलती है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत की सूफी चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया। नेक्स्ट दूसरा है मुलफुजात यानी सूफी संतों की बातचीत। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइज अल फुआद। क्या दोस्तों नाम है ग्रंथ का? फवाइज अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन शीजजी देहलवी ने किया था और मुलफुजाज का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ और इनका उद्देश्य मुख्यतः क्या था दोस्तों? उपदेशात्मक था। क्या था? उपदेशात्मक था। नेक्स्ट तीसरा है कि मुक्तुबात। क्या दोस्तों? मुक्तुबात लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये पत्र सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे और इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिससे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और कठिनाइयों पर भी टिप्पणी करते हैं। नेक्स्ट होता है तज़किरा यानी सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। क्या दोस्तों? तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये तज़किरा क्या होता है? तज़किरा भारत में लिखो पहला सूफी तज़किरा। दोस्तों भारत में लिखो पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्रद किरमानी का शियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सर्वाधिक प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस और दिल देहलवी का अखबार उल अखियार है। यद्यपि तज़किरे के अनेक वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं परंतु फिर भी वह इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण और सूफी परंपराओं के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। 22वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? इसका आंसर है दोस्तों असहयोग आंदोलन निम्न कारणों से एक तरह का प्रतिरोध ही था। दोस्तों इसका पहला पॉइंट है ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून
काले कानून को वापस लेने के लिए जन आक्रोश और प्रतिरोध प्रकट करने का लोकप्रिय माध्यम था। दूसरा था दोस्तों असहयोग आंदोलन, इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि भारत के राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को दंडित करवाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का संहार किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। दोस्तों आपसे मेरा छोटा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये इसका आंसर बताना है और कहाँ होता है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट है, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोधात्मक आंदोलन था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन के साथ सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को संगठित कर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। पांचवा पॉइंट है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान किया कि वकीलों ने अदालतों को बहिष्कार कर दिया था। गांधी जी के आह्वान पर दोस्तों क्या कर दिया, वकीलों ने जो अदालतें थी उनका बहिष्कार किया। नेक्स्ट छठा है, इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का असर कस्बों और शहरों में काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़ा। उन्होंने हड़ताल कर दी। 1921 ईस्वी में लगभग 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। दोस्तों ये कितना बड़ा आंदोलन था, इसके बारे में आपके सामने ये आंकड़े नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट सातवां इसके अंदर पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव देश के ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई पड़ रहा था। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र की पहाड़ियाँ जनजातियों में वन कानूनों को अवहेलना करने शुरू कर दी। अवध के किसानों ने सरकारी लगान नहीं चुकाया और कुमाऊं के किसानों ने अंग्रेज अधिकारियों को सामान ढोने से मना कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों 22वें का जो अथवा का प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा की सफलता से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब भारत में उनका राज अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा तथा उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन ये सम्मेलन सफल नहीं हुए। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। दोस्तों भारत के पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी नेता शामिल नहीं होता है, ये सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ, ठीक है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका सम्मेलन 1931 के अंदर होता है और आखिर में लंदन में आयोजित किया गया था। और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके दावों को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है, 1921 के अंदर दोस्तों लंदन में आयोजित किया गया था और गांधी जी का कहना था कि उनकी जो पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और उनके दावों को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। पहली दोस्तों पार्टी कौन सी है दोस्तों, मुस्लिम लीग का इस विषय पर कहना है। दोस्तों मुस्लिम लीग का इस विषय में क्या कहना है कि वह भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हित में काम करती हैं। है दोस्तों भारत के राजा और रजवाड़े का कहना है कि दोस्तों राजे रजवाड़े थे, उनका कहना है कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भागों पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी कि जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आखिर ये सम्मेलन भी असफल हो गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौट आए। नेक्स्ट तीसरा गोलमेज सम्मेलन भारत के जिन दिनों सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। फिर इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान न करने और सांप्रदायिकता की नीति को बढ़ावा देने के कारण गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकलता। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो 23वां अंतिम प्रश्न है कि भारत के जो मानचित्र है इन मानचित्रों को दर्शाना है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या है, पहला है कौशाम्बी, मिताथल, खेड़ा, पूना, चंपा, धौलावीरा, बारदोली और मेरठ। इन सभी को दोस्तों मानचित्र में दर्शाना है, तो आप नीचे मानचित्र सहित इनको जरूर देखें। ये दोस्तों आपका मानचित्र आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ और पहला इस मानचित्र के अंदर है दोस्तों कौशाम्बी। क्या दोस्तों आपको कौशाम्बी नजर आ रहा है और ये भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों, ये भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आपको कौशाम्बी भरना है। दूसरा इसके अंदर था दोस्तों मिताथल। क्या था, मिताथल। और मिताथल कौन से राज्य में दोस्तों, ये राजस्थान के ऊपर, ये ऊपर तो ये पंजाब हो गया और इधर ये हरियाणा है। तो मिताथल भारत के दोस्तों कौन से राज्य में है, भारत के ये हरियाणा राज्य के अंदर क्या है दोस्तों, मिताथल है, आपको ये देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा था दोस्तों इसके अंदर खेड़ा। क्या था दोस्तों, खेड़ा था।
ये खेड़ा कहाँ है दोस्तों? ये खेड़ा है गुजरात के अंदर। कहाँ है ये दोस्तों? भारत का गुजरात तटवर्ती राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य के अंदर खेड़ा स्थित है। खेड़ा कौन से भारत के गुजरात राज्य में है? नेक्स्ट चौथा था दोस्तों पुणे। कौन सा दोस्तों? पूना। पूना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं अथवा के प्रश्न की। अथवा में दोस्तों पहला पूछा गया था दोस्तों हमारा चंपा। क्या दोस्तों? ये चंपा हमारे पहला इसके अंदर पूछा गया था चंपा। क्या दोस्तों? चंपा। चंपा कहाँ है दोस्तों? आपको नजर आ रहा है? ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? चंपा स्थित है। नेक्स्ट दूसरा था दोस्तों धोलावीरा। क्या था दोस्तों? धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? धोलावीरा चलते हैं। धोलावीरा दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ? धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम बारदोली की बात करते हैं तो बारदोली भी यहाँ गुजरात के अंदर भी स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मेरठ। कहाँ आते हैं? मेरठ। मेरठ कहाँ है दोस्तों? ये मेरठ 101% पूछा जा सकता है। मेरठ आपको भरना है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश है, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके अंदर मेरठ पढ़ना है। तो ये आपको संपूर्ण में भारत का नक्शा आपने देखा नक्शे के सहित में, तो आप इसको एक बार और देख लीजिए ताकि आपको सही ढंग से नजर आए। दोस्तों आज हमने जो डैश वर्क थी संजीव उसका चौथा मॉडल पेपर हल कर लिया। कौन सा मॉडल पेपर? चौथा मॉडल पेपर हल कर लिया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे भी इसी प्रकार में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 9 मॉडल पेपर है और संपूर्ण हल करवा दूंगा मात्र 4-5 दिनों के अंदर। तो हमारे सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें। उसमें मैं PDF वगैरह डालता रहता हूँ तो आपको मिले सही जानकारी। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।